बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। हम उस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर आपका इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रजिस्टर भी होगा। और तीनों किस में होंगे? आपके सीरीज में होंगे। तो ये एल, सी और आर आपके क्या हैं? तीनों सीरीज में हैं इस सर्किट के अंदर। ये हमने क्या लिया है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपका एसी सोर्स है। तो जैसा कि हम पीछे जो आर्टिकल पढ़ते आए हैं अब तक, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, अगर वो आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है, तो ये आर्टिकल तो शायद मुझे करवाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप अपने आप भी कर सकते थे। लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं इसको। अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ आपका सर्किट के अंदर, वो पहले की तरह आपका क्या रहेगा? E इक्वल टू ई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। अब देखो, इस सर्किट के अंदर आपका इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है। तो आपको तीनों के केस का आपको ईएमएफ देखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के केस में। वही पीछे की तरह आपका जो सर्किट है उसके अंदर दो पार्ट होंगे, रियल होगा और इमेजनरी होगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल देखते हैं। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के केस में जो करंट और ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होते हैं। तो उस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? ई आर नोट इक्वल टू आई नोट आर, यानी कि वी इक्वल टू आई आर। ई क्या है आपका? वी की जगह। दूसरा, कैपेसिटेंस के केस में आपको पता है कि जो ईएमएफ है वो लैग बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2। तो उसके केस में जो आपका पोटेंशियल आएगा वो माइनस जे आई नोट बाय ओमेगा सी। ये टर्म कैसे आई? ये मैंने पिछले वीडियो में निकाल के दिखाई थी। ऐसे ही आपका इंडक्टर का जो केस है, उसके केस में आपको पता है कि ईएमएफ है वो लीड करता है करंट से पाई बाय 2 से। ये आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, कैपेसिटेंस की जगह इंडक्टेंस आएगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो ई एल नोट, उसको हम क्या लिखेंगे? जे आई नोट ओमेगा एल। आई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। तो पीछे की तरफ तीनों का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? ये क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस कैपेसिटर, तीनों को हम क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ई नोट, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? आई नोट इंटू जेड। जेड क्या है? ये आपका आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1 ओवर ओमेगा सी। और ये आपको पता है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस कह सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों रियल और इमेजरी दोनों पार्ट्स हैं। क्योंकि जेड क्या है आपका? आर प्लस में जे ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी। तो ए प्लस जे बी की फॉर्म आ गई ना। ये क्या आपका? ए, ये टर्म क्या होगी आपकी? बी। तो ये क्या था आपका? एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आपका ये जेड। तो इसको फिर हमने क्या करना है? इसका मोड लिखना है। तो इसको वैसे अगर आप पूरा ये बोलोगे ना, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी, ये वैसे तो इसको जो नाम है वो इम्पिडेंस होता है इसका। तो कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय, ये अच्छा रहेगा। तो जेड हमारे पास ये है, और मोड ऑफ जेड निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट और इस पूरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस में इसको हमने क्या मान लिया? एक्सएल, इसको क्या मान लिया? एक्ससी। तो ये टोटल क्या हो गया हमारा? इफेक्टिव रिएक्टेंस हो गया। ये वाली टर्म, जो आगे वाली टर्म क्या आपकी? रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया मोड जेड आ गया। अब टेंजेंट फाई, आपको पता है कि क्या होता है? टेन थीटा क्या, फाई क्या निकाला था हमने? बी बाय ए। तो बी क्या है इस टर्म में? ये बड़ा, और ए क्या है? ये। तो ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी बाय आर। अब ये जो आपने जेड निकाला था, आर प्लस में जे ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी, इसको पोलर फॉर्म में आप इस तरह से लिखते आ रहे हैं, जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड एक्सपोनेंशियल जे फाई। बस अब हमें क्या करना है? करंट निकालना है। करंट का आपको पता है, करंट क्या होता है आपका? ई बाय जेड। तो ई गिवन है हमारे पास, ई नोट जे ओमेगा टी।
और ओवर में जेड क्या आ जाएगा आपका मोड ऑफ जेड एक्सपोनेंशियल जे फाई। इस जेड की वैल्यू ये थी ऊपर निकाली थी हमने पोलर फॉर्म में। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा I इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस फाई। ये नीचे वाली टर्म क्या है आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी माइनस। तो ये जो आई नोट है ये हमने क्या पुट किया है ई नोट बाय मोड ऑफ जेड, और ये क्या होता है आपका इस जेड की वैल्यू हम वापस यहाँ रखेंगे। तो ये क्या आपका आई नोट क्या है पीक वैल्यू, और ये टर्म क्या है आपकी इम्पीडेंस। तो यहाँ से जो हमारे पास ये जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो निकल चुका है। आई इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस फाई। इसका मतलब क्या है जो करंट है आपका वो करंट, तो हमारी इक्वेशन आ गई आई इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ देखो जो आपका करंट है वो फाई एंगल से क्या कर रहा है माइनस फाई है। इसका मतलब क्या है वो फाई एंगल से ओमेगा टी माइनस फाई एंगल से वो लेग बिहाइंड कर रहा है आपका ईएमएफ से। तो इस चीज को आप वेव की फॉर्म में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करना आपको, मान लिया इधर हमारा क्या है ये जो है वेव जो हमारी साइन वेव है इसका जो पीक है यानी ई आगे चलेगा आई से, यानी कि ईएमएफ लीड करेगा करंट को ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ इसका जो पीक है वो आपका आई वाले पीक से पहले आएगा। जैसे इसका ये पीक है ना ये इस पॉइंट पे आ चुका है इस पोजीशन पे, तो आई का पीक कहाँ पे आ रहा है ये इस पोजीशन पे, यानी कि ई का पीक पहले आया आई का पीक बाद में आया। इसका मतलब क्या है इस केस में कौन से केस में सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, उस केस में जो आपका करंट है वो लेग बिहाइंड रहेगा ईएमएफ से। तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन थी। इसको अगर एंगल से दिखाना है तो इधर आप ये मान सकते हो, पीछे इसको क्या है फाई एंगल से आप दिखा सकते हो। तो ये था आपका सीरीज एलसीआर सर्किट। इसकी ग्राफ ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये आप मैंने बताया था आपको रियल एक्सिस होती है, दूसरी क्या है इमेजरी एक्सिस होती है। आप किसी भी एक जो आपकी पोजीशन है उसके ऊपर क्या ले लो ई ले लो, ई लेने के बाद एक पे आपको क्या लेना है एक्रॉस रजिस्टर, दूसरी पे इंडक्टर वाला और थर्ड वन पे कैपेसिटर वाला। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा देना। इसके बाद जो बच्चों आपका नेक्स्ट आर्टिकल है इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसी टर्म का यूज करेंगे हम जो अभी जेड निकाला है हमने, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंस आपने चलो एक बार इसको देख लो क्या होता है फिर बताते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उस केस में हमने जेड क्या निकाला था ई बाई आर स्क्वेयर प्लस में ओमेगा एल माइनस वन और ओमेगा सी का स्क्वेयर। तो ये जो टर्म होती है ना बच्चों सारी, ये जो जेड है इसमें जो नीचे वाली पूरी टर्म है ये एक तरह से आपका रेजिस्टेंस ही है। ये तो प्योर रेजिस्टेंस है ही, एक क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, लेकिन सारा क्या करता है ये आपका अपोज ही करता है करंट का। तो ये कहता है कि यहां से हमें कंडीशन निकालेंगे, एक फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी मतलब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जहां पे आपके सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो, और रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट आपका क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम हो और करंट मैक्सिमम हो, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उस सर्किट को क्या बोलेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो ये क्या कह रहा है कि आपको पता है जो एसी है उसके अंदर ये आपने टर्म पढ़ी हुई ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई म्यू एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है आपकी 1 ओवर ओमेगा सी यानी कि 1 ओवर 2 पाई म्यू सी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको इस सर्किट के अंदर ऐसा करना है, एक ऐसी स्टेज लेके आनी है, एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेके आनी है कि आपका जो ओमेगा एल है बच्चों, ये ओमेगा एल
वो इक्वल हो जाए किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, यानी कि 1/ओमेगा c के। तो इस जब ये आपकी ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी, यानी कि ω_L = 1/ओमेगा c, तो उस टाइम सर्किट के अंदर जो करंट आपका ये जब दोनों ये टर्म दोनों बराबर हो जाएंगी, तो उस टाइम सर्किट के अंदर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसी सर्किट को क्या बोलते हैं हम, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सारा काम होगा उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप ये कह सकते हो, जैसे आप रेडियो सुनते हो ना, तो आप कहते हो कि 98.3 सुनना है, तो आप जो ट्यून करता है आपका बटन होता है उसको आप रोटेट करते हो। तो जैसे ही 98.3 फ्रीक्वेंसी आप सेट करोगे तो आपको म्यूजिक सुनाई दे जाएगा। तो इसका मतलब रेजोनेंस आ गया है, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से एमिट हो रही है स्टेशन से, वही फ्रीक्वेंसी आपने अपने रिसीवर में सेट कर दी, तो दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो उस टाइम उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कंडीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ω_L = 1/ओमेगा c, यही कहा हमने। अगर ऐसा हो जाए तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाओगे तो ω² = 1/LC², हटाओगे तो √LC। ओमेगा आप की वैल्यू रख सकते हो आप 2π μ0 = 1/√LC। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, μ0 = 1/2π√LC। तो ये ग्राफ दिखाया है। तो मैं इस ग्राफ में क्या दिखाया, करंट और फ्रीक्वेंसी का एक कर्व दिखाई है। सबसे ये कह रहा है कि जो आप इसके अंदर ये देख रहे हो ना, ये पीक देख रहे हो, जो आप दो पीक दिखाए हैं। ऊपर वाला जो कर्व है उसके अंदर रेजिस्टेंस आपका क्या है, लो है, नीचे वाले में क्या है, हाई है। यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सर्किट के अंदर करंट थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है, और कम होगा तो ज़्यादा जाएगा। लेकिन इसने एक और बात कही है कि जिस केस में आपका रेजिस्टेंस लो है, उस केस में आपकी जो पीक है वो शार्प होगी। शार्प मतलब तिखी, मतलब उसकी जो विड्थ है वो कम होगी। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी विड्थ क्या है, आपकी ज़्यादा होगी, यानी कि उसके अंदर शार्पनेस नहीं होगी। या आप ये कह सकते हो, जैसे आपने चैनल लगाया म्यूजिक सुनने के लिए, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देगी, मतलब आपकी जो रेजोनेंस है वो, उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट। मैक्सिमम करंट अगर आपको लिखना है तो वो क्या हो जाएगा सर्किट के अंदर, IV = E0/R। तो ये था बच्चों आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। थैंक यू।